वेलकम बैक। एक सियासी जमात को अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके निकाल किया गया। ऐसा करके आइन की गहरी खिलाफ वर्जी की गई। ये सुप्रीम कोर्ट बिलवास्ता तौर पर आइन की गहरी खिलाफ वर्जी की तौसीक करेगा तो गोया नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जस्टिस अता मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सब जानते हैं ये पीटीआई अरकान है, आंखें बंद कर ले तो इंसाफ कैसे होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम सब इंसाफ चाहते हैं, अगर हम इंसाफ की जाती तशरीह की तरफ जाएंगे तो मेरा तस्वुर आपके तस्वुर से मुख्तलिफ हो सकता है। जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा, क्या हम एक ऐसी गहरी आईनी खिलाफ वर्जी की तौसीक कर रहे हैं जो वाज़ेह हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक मफरूजा है, जिस पर जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा ये मफरूजा नहीं, बिल्कुल वाज़ेह बात है। इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया, हमने कहा एसआईसी पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं। हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि एसआईसी पे हम कहां से पहुंचे। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट ऑल दोज इंडिपेंडेंट्स हैव वन द इलेक्शन बिकॉज दे हेल्ड आउट टू द पब्लिक, दे वर पीटीआई। One thing has become absolutely obvious. There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. This is not a case कि पटवारी ने जमीन किसी की इंटर पार्टी ले ली है तो हमने कहा 185 में देखना है। We're looking at the national elections. What I find very difficult is to look one segment of the election and ignore a very grave illegality that occurred just a minute before it, which led to that problem. That is not what justice is. Since a lot has been said from this side, we all want justice, but it's a very elusive concept. If we go on personal justice, my concept may be different from your concept. Someone may be in favor of capital punishment, someone may be against it. On a justice principle, do we apply justice principles? We apply the law and the constitutional provisions. Read all the judgments which introduce the doctrine of necessity, and all of them rely upon the justice principle. We are now imposing our vision on the nation. Let's Pakistan go on the constitutional path for once. You haven't answered my question. Do we validate a grave constitutional violation which has become obvious before us? That is inclusion. On something. That is not premised. That is the orders have come before us. It has become obvious. You want to respond? We are ignoring the elephant in the room. पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम रहा। ये सिर्फ नालायकी नहीं, इसमें बदनीयती भी शामिल है। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है, ये कैसे इलेक्शन हुए थे। केस लंबा करने से अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह नाकाम हुआ है आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में, और ये दानिस्ता तौर पे हुआ है। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, इसमें बदनीयती भी शामिल। ये मुल्क, इसकी मईशत की गवर्नेंस हर रोज नीचे और नीचे चली जा रही, और उसका जो बुनियादी नुक्ता है कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। वो इंतखाबात जिसकी की सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए। हमारी यही अपील है कि इस केस को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाए। इसको लंबा करने से जो अदम इस्तेहकाम है वो मजीद बढ़ेगा। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी बिला जवाज है, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा जुल्फे बुखारी की लॉ फर्म की जानिब से दायर पटिशन पर यूएन वर्किंग ग्रुप ने कानूनी राय दे दी। राय में कहा गया है कि बानी पीटीआई की हिरासत बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर उसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। वर्किंग ग्रुप मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक बानी पीटीआई को मुआवजे और दीगर उमूर की तलाफी की जाए। बानी पीटीआई की गैर कानूनी हिरासत का जिम्मेदार कौन है, इसकी भी बाकायदा तहकीकात करवाई जाए। रिपोर्ट में कहा गया, लगता है बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए ताकि उन्हें सियासी मैदान में मुकाबला करने से रोका जा सके। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल में कहा है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला है। आइन, कानून और बैनुल-अक़वामी उसूलों से मावरा कोई मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदार और अदल के मनाफी कहलाएगा। अपने बयान में उनका कहना था, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अदालतों के जरिए आइन और कानून पर अमल होता है। बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। उन्हें आइन, कानून और बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ, मुनसफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मजहर है।
प्रोपेगेंडे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ पीआर फर्म को एक्टिव किया गया। आईपीपी के रहनुमा ओन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई की सियासत का इन्हसार इस बात पर था कि अमेरिका से साजिश हुई। पहले साइफर की बात की, फिर वहां जाकर फर्म की खिदमत हासिल की। पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत पर शाबखून मारती है। बैरून मुल्क फर्म्स के लिए आपके पास पैसा कहां से आता है? एक एक सबूत सामने रखूंगा। दावा करते हैं मुहिब्बे वतन है, लेकिन आप दुश्मन हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पूरी सियासत का आपका इन्हिसार था कि आपके खिलाफ वहां से इसी मुल्क से साजिश हुई है। वहां बैठे पाकिस्तान के खिलाफ उसी पीआर फर्म को, ऐसे लोगों को एक्टिव करते हैं जो एंटी। कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ शब खून मारते हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। आपने वहां पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहां से आते हैं वहां से? मैं बताता हूं आपको पैसे कहां से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, यहूदियों के साथ बैठ के जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है। जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहां चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहां से आता है। मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। अमेरिका ने एक बार फिर बानी पीटीआई पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। वाशिंगटन में न्यूज ब्रीफिंग में अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, वर्किंग ग्रुप की बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट से बाखबर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा, हम ज़ेर-ए-इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करें। We have consistently and privately and publicly urged Pakistan to respect the rights of its people in line with its constitution and international commitments. And we urge the government of Pakistan to respect human rights and fundamental freedoms. As a standard practice, we're not going to speak to pending congressional legislation. I let the United Nations offer any clarity on the comments that they've provided. In the case of Mr. Khan, you've heard us say this before, this is an internal matter. We would hope that any country on the face of the planet condemns terrorism anywhere, but ultimately this is between India and Pakistan. Broadly, of course, we welcome any countries making more positive relations with their neighbors. खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम की तयनाती की मुत्तफका मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी मुत्तफका तौर पर दी गई। पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस आलिया नीलम ने 1996 में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की जज बनी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजद कर दिया। जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की भी मुत्तफका मंजूरी दी गई। खुसूसी एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बुशा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। खुसूसी एहतसाब अदालत जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने जमानत मंजूर की। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के दौरान इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान को तलब कर लिया गया है। कराची में ओवर बिलिंग और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। बल्दिया टाउन में मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव कर लिया। इलाका मकीनों के साथ सियासी और समाजी तंजीमें भी इस एहतजाज में शरीक हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। सख्त गर्मी में रोजाना 15 से 18 घंटों तक बिजली गायब। ऐसे में पानी की किल्लत, कराची वाले दोहरी अजियत से दो चार। बिजली और पानी को तरसते मकीनों ने बल्दिया टाउन में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से हर माह भारी बिल भेजे जाते हैं, लेकिन बल्दिया टाउन में दिन भर बिजली गायब रहती है। शदीद गर्मी के बावजूद जो है बिजली की सप्लाई बंद होने की, दिन के दिन बल्कि रात को भी बिजली की सप्लाई जो है वो बंद रहती है। बहुत ज्यादा ओवर बिलिंग है, जिसकी वजह से जो है हर शख्स जो है, हर घर का सरबराह जो है इंतहाई परेशान है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली 3-3 घंटे गायब है।
ऊपर प्लेट भी लगाई है, फिर भी बिल आ रहा है, टेंशन है किधर जाए। ये लोग हमारे से बिल ले रहे हैं, इतने 4-4 5-5 घंटे बिजली नहीं होती, बच्चे बीमार। बल्दिया टाउन में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी पहुंची। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। कराची में मली नेशनल हाईवे पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज इस वक्त जारी है। तफसीलात क्या है जानेंगे सलमान लोधी से। सलमान बताएगा क्या तफसीलात है? देखिए, मलिर 15 का इलाका है। मलिर हॉल के करीब इलाका मकीनों की जानिब से बिजली की तवील बंदिश पर एहतजाज किया जा रहा है। 2 घंटे हो गए मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक मलिर नेशनल हाईवे के बंद कर रखे हैं। एहतजाज की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है, ना सिर्फ मलिर रोड पर बल्कि शाह फैसल कॉलोनी और एतराफ की आबादियों पर। मुजाहिरीन ये कहते हैं बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची है, लेकिन अभी तक एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं। हुकूमत को आवाम का कुछ ख्याल नहीं। बिजली सस्ती करने का दावा करने वाले महंगी बिजली भी नहीं दे रहे। लोड शेडिंग 14-15 घंटों की खुदारा हमारे हाल पर रहम कीजिए। जाहिर सी बात है, बच्चे घर पे, लेडीज है, फैमिलीज वगैरह है, तो कहाँ जाएंगे वो? एक लोड शेडिंग तो नहीं है, ये महंगाई देखो कहाँ से पूरा कर सकते हैं। बिजली का बिल हम लोग का मुतालिबा कोई सुनता ही नहीं है, तो अपना आयशों में लगे हुए हैं। काफी बिजनेस वगैरह भी डिस्टर्ब हो रहा है। गर्मी की कैसे जो कंडीशन है बहुत मुश्किलात हो रही है। खुद तो ये एसी में बैठे हैं, इनको इस चीज का एहसास नहीं है। 16 घंटे की लोड शेडिंग है। रात को 11 बजे जाती है, 3 बजे आती है, फिर 4 बजे चली जाती है, फिर 6 बजे आती है। हमारे सरबराह बने हुए हैं, उन्होंने कहा 300 जो है यूनिट फ्री कर देंगे, डबल ट्रिपल कर दिए। जब आप इतने बिल भी दे रहे हो, वो लाइट भी नहीं दे रहे हो। लाइट आ कब रही है जो जाएगी? मर्जी के मालिक हैं, जब दे देते हैं आ जाती है। बिल देखोगे तो इतने हजारों के आ रहे हैं। परेशानी है बहुत उसके लाइट की। 14-14, 15-15 घंटे नहीं होती। हुकूमत को अल्लाह ताला हिदायत करे। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ना बैठा जाता है शॉप पे, ना काम किया जाता है। लोड शेडिंग से परेशानी है। और तो आजकल के दौर में जिस तरह का मौसम गर्मी का है, पूरा हाल है, घरों में बच्चे बीमार हुए पड़े हैं। थोड़ी देर के लिए आती है, घंटे के लिए जाती है। मेरा ख्याल में अल्लाह माफ करे 20 घंटे लोड शेडिंग के। हम लोग तो बिल भी देते हैं, कारोबार भी बिल्कुल टप पे खड़ा है। रात भी बिजली नहीं होती, दिन के वक्त भी नहीं होती। बजट में मुश्किल फैसले किए, समरात मिलना शुरू हो गए, मईशत दुरुस्त समत में गामजन हो गई, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक कहते हैं स्टॉक मार्केट में तेजी है, मईशत की बेहतरी के लिए इस्तकामत के साथ इस्लाहात के एजेंडे पर आगे बढ़ना होगा। टैक्स नेट की शरह GDP के 15% तक लाना हदफ है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भरपूर रिस्पांस और इत्माद का इजहार जो आपसे मकामी आपके जो सरमायादार हैं वो कर रहे हैं। बजट के अंदर भी यकीनन मुश्किल फैसले किए गए हैं, उसके समरात भी साथ साथ आना शुरू हो गए हैं। इसी रस्ते के ऊपर इस्तिकामत के साथ चलने की जरूरत है। पाकिस्तान को अब एक नए पैराडाइम की जरूरत है जिसके मुताबिक इसकी मईशत को आगे लेके चल सके। देरपा इस्लाहात की जरूरत है। टारगेट हमारा ये है कि 5 साल के अंदर टैक्स टू GDP को हर साल 1% बढ़ा के 14-15% के लेवल के ऊपर ले जाया जा सके। SIFC की 10वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात ने की। इजलास में वफाकी और सूबाई सरकारी हुकाम और स्टेक होल्डर्स की भी शिरकत। इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी सतह के इक़दामात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की गई है। मुख्तलिफ मामलात को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जामे मंसूबे पेश किए गए। कमेटी ने जामे इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया है। उमूर इंसानी वसाइल, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए SIFC का अहम सुतून है। कमेटी ने मुतवक्के एपेक्स कमेटी इजलास में आला क़यादत से दरकार फैसलों के लिए राहमवार की। और आपको बताएं कि कराची के शहरी उस वक्त हैरान रह गए जब पुलिस ने उनके चोरीशुदा मोबाइल बाजियाब करके वापस कर दिए। गुलशन इकबाल, पुलिस ने 12 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन वापस किए। नजीर शाह की रिपोर्ट। गुलशन इकबाल, पुलिस की कार्रवाइयां, शहरियों से छीने गए लाखों मालियत के मोबाइल फोन बरामद कर लिए। मोबाइल फोन जब शहरियों को वापस किए तो वो हैरत और खुशी का इजहार करते नजर आए। पुलिस का बहुत शुक्रिया, मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल मिल गया। ASP गुलशन अब्दुल रहमान के मुताबिक बरामद शुदा मोबाइल फोन की मालियत 12 से 15 लाख के करीब है। गुलशन पुलिस स्टेशन के अंदर ये 26 मोबाइल जो हैं वो आज उनके असल मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं और इनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो तकरीबन 12 से 15 लाख के दरमियान है।
पुलिस हुकाम कहते हैं कि शहरियों की जान और माल के तहफ्फुज के लिए वो 24 घंटे अपने फराइज अंजाम देते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों छीने गए मोबाइल फोन वापस मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। पुलिस हुकाम कहते हैं किसी भी वारदात की सूरत में शहरी मुकदमा जरूर दर्ज करवाएं ताकि चीज वापस मिलने की सूरत में उन शहरियों तक उनकी अमानत पहुंचाई जा सके। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। सखर जेल में कैदियों के पास चाकू, खंजर और मोबाइल फोन तक मौजूद। बैरक्स की तलाशी के दौरान बड़ी मिकदार में ममनुआ सामान मिला। ऑपरेशन के दौरान हीटर, कटर, कैंची, MP3 डिवाइसेस, छोटे स्पीकर, USB चार्जर और दूसरी चीजें बरामद की गईं। ऑपरेशन के बाद जेल से 68 शरपसंद कैदी दूसरी जेलों में भेज दिए गए। जेल इंतजामिया ने ममनुआ अशिया की तफसील तो जारी कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सामान जेल में पहुंचा कैसे। हैदराबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अमले की कमी, डॉक्टर समेत 2000 से ज्यादा असामियां खाली हैं। बजट में मुख्तस कसीर रकम हर साल जाया हो जाती है, मरीज परेशानी झेलते हैं। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में माहिर डॉक्टरों समेत मुख्तलिफ अमले की 2000 से जायद असामियां खाली हैं। मरीजों के मुनासिब इलाज में शदीद दुश्वारियों का सामना है। 4200 टोटल सैंक्शंस पोस्टें हैं हॉस्पिटल के लिए, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह की। उसमें से 2000 से ज्यादा सीटें जो हैं वो वैकेंट पड़ी हैं। 2050 बिस्तरों और 49 शोबों पर मुश्तमिल सिविल अस्पताल में रोजाना 12000 तक OPD है। मंजूर शुदा 4200 मुलाजमतों में से निस्फ पर भर्तियां नहीं हो सकी। सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ के हिसाब से जो एनुअल जो बजट लैप्स होता है 477 मिलियन बजट है जो हमारा लैप्स हो जाता है। इजाजत दी जाए कि हम वो बजट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को हायर करके उनको यूज कर सके। अस्पताल इंतजामिया ने नई भर्तियों की सिफारिश और आर्जी मुलाजमतें देने की इजाजत तलब की, लेकिन महकमा सेहत ने कोई पेशरफ नहीं की। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज हैदराबाद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कीनिया में क्या हुआ। वहां लोगों ने महल्लात को आग लगा दी, गवर्नर हाउस को आग लगा दी, CM हाउस को आग लगा दी। क्या ये हुकूमत ये चाहती है कि लोग निकले अपने अपने तौर पर और फिर इस तरह से अफरा तफरी पैदा हो जाए? कहां जाएंगे फिर ये लोग? ये समझते हैं कि हम निकल जाएंगे। जब एक हद से ज्यादा अनारकी फैलती है तो फिर एयरपोर्ट के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब कौम को रिलीफ दो, इससे कबल गवर्नर हाउस को आग लगा दी, CM हाउस को आग लगा दी। क्या ये हुकूमत ये चाहती है कि लोग निकले अपने अपने तौर पर और फिर इस तरह से अफरा तफरी पैदा हो जाए? कहां जाएंगे फिर ये लोग? ये समझते हैं कि हम निकल जाएंगे। जब एक हद से ज्यादा अनारकी फैलती है तो फिर एयरपोर्ट के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब कौम को रिलीफ दो, इससे कबल के कौम बिफर जाए और किसी के कंट्रोल में ना हो। जमात इस्लामी इस पूरी कौम को एक रुख देना चाहती है, पुरअमन मुजाहिमत, ताकि किसी खास मकसद के तहत लोगों को रिलीफ मिले, बजाय इसके कि अफरा तफरी फैल जाए और मजीद मुल्क बर्बाद हो। इसलिए हम ये धरना भी कर रहे हैं और उसके बाद वहीं बैठकर फिर हम पूरी इस तहरीक को आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। तो पहले तो मैं आपसे कसूर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भरपूर तरीके से इस धरने में शरीक होने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा में इस्राएली फौज की जारियत जारी है। शुजाइया और खान यूनस के पनाहगुज़ीन कैंपों को भी निशाने पर रख लिया गया। बेघर फलस्तीनियों को कैंपों से निकलने की वार्निंग दे दी। रफा की खैमा बस्ती पर जमीनी और फजाई हमले। खान यूनस में इस्राएली बमों की बारिश से सीवरेज का निजाम भी तबाह। गंदा पानी गलियों में जमा। ताफुन ज़दा माहौल से बीमारियां फैलने का खदशा। इस्राएली फोर्सेस से 24 घंटों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। जंग में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,925 हो गई। 87,000 से ज्यादा जख्मी हैं। और कौमी टीम में तासुब की बातें दुरुस्त नहीं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग जो भी कहें उसकी परवाह नहीं, सब हिलाली परचम को हमेशा फौकियत देते हैं। चेयरमैन PCB के सर्जरी वाले बयान पर बोले, उम्मीद है जो भी सर्जरी होगी टीम के हक में बेहतर होगी।
ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح درد بھی زیادہ ہوتا ہے. تنقید ہے یا جو باتیں ہمارے اوپر ہے اس ٹائم تو ہم کے حقدار ہیں. یہ ہارنا بھی ایسے تھا کہ ہماری قوم کو ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ہم ایسے ہاریں گے. جب ٹیم ہارتی ہے تو بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہے تو ہارتے ہیں. ہمیں تعصب میں رکھا جا رہا ہے جو بات ہے ہماری. برانڈ ایمبیسڈر ہے پاکستان کا تو اس کے لیے معنی نہیں رکھتا کہ میں کون سے صوبے سے ہوں, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. افغانستان کی ٹیم جو اس میں زیادہ تر لڑکے توپ پشاور میں ہی کھیلے ہوئے تو یقین کرے اس ٹائم وہ کافی ہارڈ ورکر ہے سارے. مگر اس ورلڈ کپ میں بہت اعلیٰ قسم کے کھیل ہیں. چیئرمین صاحب نے کہہ دیا تو پہلی دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے. یہ ہر ایونٹ کے بعد ہوتا ہے, ہر سیریز کے بعد ہوتا ہے اور وہ چیئرمین ہے اس کو اس بات کا حق ہے. وہ ضرور اب ہماری ٹیم کو دیکھے گا, جو اس میں سے بیسٹ ہوگا وہ بیسٹ نکالے گا, جو کمی بیشی ہوگی اس پہ کام کرے گا. ورلڈ کپ میں پہلے راؤنڈ سے باہر ہونے کے باوجود قومی ٹیم نے اگلے میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا. آئی سی سی نے 2026 ورلڈ کپ کے لیے 12 ٹیموں کی تصدیق کر دی. سری لنکا اور بھارت نے بطور میزبان جگہ بنا لی. پاکستان نے رینکنگ کی بنیاد پر براہ راست کوالیفائی کیا. امریکہ, بنگلہ دیش اور افغانستان نے سپر 8 میں رسائی کی بنیاد پر جگہ پکی کر لی. اگلے T20 ورلڈ کپ میں یورپ, ایشیا اور افریقہ کے کوالیفائنگ راؤنڈ سے 2-2 جبکہ امریکہ اور ایسٹ ایشیا سے 1-1 ٹیم جگہ بنائے گی. 20 ٹیمیں شرکت کریں گی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.